डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में वैस्कुलराइजेशन इन प्राइमरी स्टेम को डिटेल में स्टडी करेंगे। एपिकल शूट मेरिस्टेम जो होता है उसमें हम लोगों को सबको पता है कि उसमें विभाजन की क्षमता होती है और इस प्रकार से विभाजन करके वहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं उस प्लांट पार्ट को लंबाई में बढ़ाती है, यानी लंबाई में वृद्धि जो होती है वो शीर्षक विभाजित की कोशिकाओं के विभाजन से ही होती है, क्योंकि ये सेल डिवाइडिंग है। तो जैसे जैसे ये डिवीजन इनमें ज़्यादा होगा तो शूट की जो लेंथ जो होती है वो इससे बढ़ती है। और इस प्रकार से जब हम कहेंगे प्लांट की मोटाई में ग्रोथ हो रही है तो मोटाई में वृद्धि जो होती है वो उसकी कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण, कैम्बियम सेल्स जो होती हैं उनकी एक्टिविटी से ही होती है। उस वृद्धि को हम द्वितीय वृद्धि कहते हैं और शूट से जो लंबाई में वृद्धि हो रही है उसको हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और इसमें जो शीर्षक विभाजित की कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब विभाजन करके जो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, तो शुरू में ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, यानी सभी एक सी रचनात्मक रूप से सभी एक समान होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार की विभेदन नहीं होता, सब एक सी होती है। लेकिन उनमें से अब आगे जाके क्या होता है, कुछ जो होती है अपनी विभाजन की क्षमता को खो देती हैं, उनका विभाजन की क्षमता का ह्रास हो जाता है और उनमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन करके वो अपनी स्थिति और आवश्यकता अनुसार परमानेंट टिश्यू में का रूप ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार से विभाजन से जितने भी जैसे भी डिवीजन हुआ, डिवीजन से जितनी भी नवनिर्मित कोशिकाएं हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन हुआ और डिफ्रेंशिएशन के फलस्वरूप वो वैस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो थी उनका निर्माण हुआ। इसी क्रिया को हम वैस्कुलराइजेशन कहते हैं। तो हायर प्लांट्स में पौधों की लंबाई में वृद्धि एपिकल मेरिस्टेम की सेल के विभाजन से होती है, उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और इसके साथ प्लांट की मोटाई में वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है और ये किससे होती है? कैम्बियम की सेल के एक्टिवली डिवीजन से। एपिकल मेरिस्टेम के विभाजन से जितनी भी सेल जो पहले निर्मित होगी वो अविभेदित होती है, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें कैपेसिटी मतलब विभाजन की क्षमता का ह्रास हो जाता है, नहीं कर पाती और वो विभेदित होकर ही परमानेंट टिश्यू में चेंज होती है और वो परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो समन्वय के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार से विभाजन से निर्मित कोशिकाओं में विभेदन के द्वारा वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण वैस्कुलराइजेशन कहलाता है। और अगर हम इस डिटेल में पढ़ें तो वैस्कुलराइजेशन क्या है कि स्टेम के जितने भी वृद्धिशील भाग होते हैं, ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, उनसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील और पित्त से ही स्थायी ऊतकों का विभेदन होता है, उसको हम वैस्कुलराइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से देखते हैं हम कि डाइकॉट प्लांट एंड मोनोकॉट्स के अंदर विभेदन जो होता है वो विभेदन आंतरिक रचना जो होती है प्लांट की, अगर हम रूट्स में देखें या स्टेम में देखें तो दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है और इसीलिए उनकी वैस्कुलराइजेशन जो होता है उसमें समन्वय की क्रिया भी अलग अलग होती है। इनको हम दो शिक्षक में पढ़ेंगे, वैस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। वैस्कुलराइजेशन जब हम स्टडी करते हैं डाइकॉट्स में, तो डाइकॉट में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शूट अपेक्स होता है उस शूट अपेक्स का आगे का जो भाग होता है वो भाग जो है वो ही डिवाइजेबल होता है। तो इसके ऊपर क्या उपस्थित होता है? ये ऊपर वाला पार्ट है और इसके ऊपर ये लीफ प्राइमोर्डिया से चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसका विभाजनशील क्षेत्र वाला क्षेत्र जो होता है वो डिवाइडिंग जोन जो है वो बहुत छोटा होता है और इसकी लंबाई होती है 0.01 to 0.05 mm होती है। और ये जो होता है ये किससे निर्मित है? ये प्राइमोर्डियल मेरिस्टेमिक सेल से निर्मित होता है। आगे का शूट अपेक्स टिप वाला पोर्शन जो होता है, परों का ये क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक परों का निर्माण करता है, यानी इसी से जो वो बनेगा, जो शूट अपेक्स का जो आगे का पार्ट है उससे प्राइमरी शूट का निर्माण होता है और इस प्रकार से उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर उसमें विभेदन होगा और विभेदन से ही आगे के अंगों का निर्माण होगा। इस प्रकार से देखा जाता है कि समयनी पादपों के अंदर कुछ जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर शूट अपेक्स जो होता है उनमें अलग अलग भिन्नता होती है। जैसे अगर हम कोनिफर्स की बात करें तो कोनिफर्स में ये नैरो होता है और अगर नैरो है कोनिफर्स में
जबकि साइकेड्स के अंदर जो होता है ये वाला एरिया जिंगो के अंदर जो ऊपर का शूट पैक्स का जो टिप वाला रीजन है वो चपटा होता है, और एक बीजपत्री कुछ ज़्यादातर द्विबीजपत्री जो होते हैं उनका शेप जो होता है वो कॉन्केव भी होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डाइकॉट्स में 3 रीजन इसके शूट पैक्स के होते हैं। पहला है जोन ऑफ इनिशियल सेल, जहाँ पर प्रारंभिक कोशिकाओं का क्षेत्र कहलाता है। सेकेंड कहलाएगा जोन ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसमें अब जो नई सेल बनी है उनका निर्धारण हो जाएगा, और निर्धारण के बाद नेक्स्ट है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो विभेदन के लिए तैयार है। जैसे कोशिकाएं अब उनमें विभेदन हो गया है और विभेदन करके वो स्थायित्व में बदलेंगे। इस प्रकार से देखा जाता है कि शुरू में स्टार्टिंग की जो प्राथमिक इनिशिएशन जोन है उसकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है, मतलब डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली जो होता है वो डिवीजन होता है और उससे नई कोशिकाएं बनती हैं। नीचे का क्षेत्र जो नई वाली कोशिकाएं अब उनका निर्धारण क्षेत्र में जोन ऑफ डिटर्मिनेशन में होगा, और उससे निर्धारण का मतलब है कि अब इन कोशिकाओं से किस प्रकार के कौन से ऊतक का निर्माण होगा, ये इसका निर्धारण डिटर्मिनेशन सेकेंड जोन में होता है। इस प्रकार से कॉर्टेक्स है, संवहन ऊतकों का निर्धारण यहाँ पर ही होता है। और ये वाला जो है इस क्षेत्र को हम देखते हैं कि कई ये स्टेन्ड पोर्शन होता है, जिसको अभिरंजन तकनीक के द्वारा हम अलग अलग समूह में देख सकते हैं। और इन क्षेत्रों को बाहर से भीतर की ओर देखा जाए तो वो प्रोटोकॉर्टेक्स कहलाएगा। फर्स्ट पोर्शन प्रोटोकॉर्टेक्स है, प्रोटोकॉर्टेक्स के बाद रिंग मेरिस्टम और प्रोटोपिट कहलाता है ये वाला। कि अब इनसे यानी इस रीजन के अंदर अब आगे कौन कॉर्टेक्स का प्रोटोकॉर्टेक्स कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा, प्रोटोपिट का निर्माण करेगा, यानी अब यहाँ पर डिफिनेशन हो गया है कि किससे सबसे बाहर क्या होगा, प्रोटोकॉर्टेक्स स्थित होता है और अंदर की तरफ जो होता है प्रोटोपिट प्रेजेंट होता है। जैसे ये बाहर की तरफ प्रोटोकॉर्टेक्स है, अंदर वाला ये है वो प्रोटोपिट कहलाता है। और इस प्रकार से सब इनकी पित्त की कोशिकाएं अपनी अक्ष में अब ये अपने अनुप्रस्थ तल में ट्रांसफर डिवीजन करेंगी और उससे ही एक मास ऑफ सेल का निर्माण होता है, उससे ही उसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। यानी स्टार्टिंग में भी यहाँ पर बन गया है कि अब इस रीजन से ये बनेगा। अब इसके यहाँ की प्रोटोकॉर्टेक्स और प्रोटोपिट की सेल्स जो होती हैं निरंतर डिवीजन करेंगी और मास ऑफ सेल बनाती है, इसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। और इससे ग्राउंड टिश्यू से आउटर सबसे पहले बनेगी एपिडर्मिस, फिर अंदर बनेगा एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स बनेगा, कॉर्टेक्स के बाद आगे रीजन्स बनेंगे। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं जो होती हैं उनमें भी क्या होगा, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स बनने के लिए उनकी भित्तियों पर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स जमा हो जाती हैं, थिकनिक्स जमा हो जाती हैं। तीनों क्षेत्रों के मध्य में रिंग मेरिस्टम की कोशिकाएं होती हैं। 3 जो ये क्षेत्र हैं इनके अंदर वलय विभाजित की कोशिकाएं भी विभाजन करके लंबी लंबी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो आगे प्रोटोकैम्बियल स्टैंड का निर्माण करेगी। यानी हर चीज से आगे किस चीज का निर्माण होना है, पहले उनके प्रोटो मीन्स जैसे प्राग एक ये जैसे जिससे बनने कैम्बियम बनेगी तो वो प्रोकैम्बियम स्टैंड्स बन जाएगी, और इस प्रकार से कई स्टैंड्स मिलकर एक प्रोकैम्बियल स्टैंड्स का निर्माण करते हैं। यानी स्टैंड्स अलग अलग हैं, ये परस्पर जुड़ जाते हैं, उससे प्रोकैम्बियल स्टैंड्स का निर्माण होता है। ये स्टैंड्स मिलकर अब इनमें ये स्टैंड्स जो होते हैं ये वलय कई स्थानों से लीफ ट्रेसेस के द्वारा निकलने से भी, मतलब बीच बीच में अगर लीफ ट्रेसेस आ गए तो वो पोरस हो जाती है, और प्रोकैम्बियल विभाजन करके कॉर्टेक्स की और प्रोटोफाइलम बनाएगी। ये प्रोकैम्बियम में क्या करेगी, अंदर की तरफ तो बाहर की तरफ तो प्रोटोफ्लोयम और अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम, पित्त की तरफ प्रोटोजाइलम का निर्माण करती है। और ये आगे जाके मतलब पहले प्रोकैम्बियल स्टैंड बना, फिर प्रोकैम्बियल स्टैंड में बाहर की तरफ प्रोटोफ्लोयम बनाया, जिससे प्राइमरी फ्लोयम बनेगा, और प्रोटोजाइलम जो प्रोजाइलम बना उससे प्राइमरी जाइलम का निर्माण होगा, और प्रोटोफ्लोयम के बाहर पेरिसाइकिल का विभेदन होता है। इस प्रकार से ये स्टैंड्स हमको बताते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर ये वाला फर्स्ट रीजन है, यहाँ पर ये लीफ एक्सोटोपेक्स का टिप रीजन है, फिर उसके बाद लीफ प्राइमोर्डियल से घिरा हुआ क्षेत्र जिस पर प्रोटोकॉर्टेक्स एंड प्रोटोपिट प्रेजेंट है। अब वो आगे जाके प्रोटो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स बनाने हैं, प्रोटोकैम्बियल ने क्या करा, अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम से जिससे प्राइमरी जाइलम बनेगा, और बाहर की तरफ प्रोटोफ्लोयम जिससे प्राइमरी फ्लोयम का निर्माण होता है। प्राइमरी फ्लोयम में भी प्रोटोफ्लोयम या मेटाफ्लोयम बनता है, और उसके अंदर
प्राइमरी फ्लोएम है तो उसमें प्रोटोफ्लोएम बनेगा, और प्रोटोफ्लोएम या मेटाफ्लोएम है, और उससे आगे सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स और आपके फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जाइलम में भी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम बनेगा, और उसके डिफरेंशिएशन से आगे हमको बनना है वेसल्स, ब्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा का निर्माण होता है। और ये सभी जब एक साथ समूहित हो जाते हैं उसी को हम जाइलम और फ्लोएम मिलकर वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के वस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। तो ये वाला पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है कि जैसे हर चीज़ जो है ऊपर से शूट अपेक्स का रीजन से वहाँ पर वो पहले इनिशिएशन हो गया, फिर डिटर्मिनेशन हो गया, डिटर्मिनेशन के बाद उनका डिफरेंशिएशन हो गया कि किस सेल ने किसका निर्माण किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री जो प्राइमरी शूट होता है उसमें वेस्कुलाइजेशन के दौरान एपिडर्मिस बनेगी और अंतःचर्म का निर्माण, तो इससे कॉर्टिकल सेल्स जो होती है उससे एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस का निर्माण होता है, और इस बल्कुट और जो प्रोकैम्बियल सेल्स है उससे परिरंभ का निर्माण होता है। तो अधिचर्म अंतःचर्म का विभेदन तो कॉर्टिकल सेल करेंगी, और वह परिरंभ का विभेदन पेरिसाइकिल का प्रोटोकैम्बियल सेल्स बनाती है। प्राथमिक जो प्राइमरी फ्लोएम बनता है वो तो सेंट्रीफ्यूगली होता है, और प्राइमरी जाइलम जो होता है वो सेंट्रीपिटल मतलब पित्त की तरफ होता है, और पित्त से दूर प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से संवहन क्षेत्र में सबसे पहले फ्लोएम बना, उसके बाहर यानी परिरंभ के समीप बनता है, और जाइलम बना, और जाइलम कहाँ पर बनेगा, वो पित्त के पास बनता है, तो वो इसलिए उसको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। इस प्रकार से स्तंभ की परिसंधि पर अब उनको वेस्कुलर सप्लाई कैसे होगी कि इस स्टेम की जो नोड है, नोड पर लीफ ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ट्रेस होते हैं और लीफ ट्रेसेस निकलते हैं। ये ट्रेसेस जो होते हैं ये लीफ ट्रेस के का जो मेन सिलेंडर होता है वो विलग होने के स्थान पर कुछ वहाँ पर जैसे अभी वेस्कुलर सप्लाई यहाँ पर उसकी जो लीफ गैप बन जाएगा, और लीफ गैप से ही जितने लीफ गैप होंगे, तो मतलब पहला तो फर्स्ट टाइप हो गया कि उसकी परिसंधि पर ब्रांच ट्रेस और लीफ ट्रेस निकलेंगे, और ये ब्रांच ट्रेस और जो लीफ ट्रेस जो बनता है वो मेन स्टेम से अब अलग हो गया, मतलब क्योंकि वहाँ से वो ब्रांचेस को वेस्कुलर सप्लाई करनी है, उसके स्थान पर वहाँ पर लीफ गैप बन जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि लीफ गैप जो होता है वो हर एक पॉइंट के अंदर, अगर हम लीफ ट्रेस की बात करें तो वो 1 2 3 हो सकता है, और हर लीफ ट्रेस के साथ एक लीफ गैप प्रेजेंट होता है, और लीफ ट्रेस और जब एक ही लीफ ट्रेस के साथ एक लीफ गैप होता है तो उसको यूनिकैलुलर कहते हैं। कई स्थानों पर कई लाक्षणिक गुण जैसे ट्राइलेकुलर नोड्स भी पाई जाती हैं, यानी 3 उसमें लीफ ट्रेसेस होते हैं, यानी एक लीफ ट्रेस के साथ एक लीफ गैप हो गया, वो तो यूनिलेकुलर होगी, और जैसे ये एनओसी, एपोसेनेसी एंड सोलेनेसी के अंदर पाया जाता है। जबकि ट्राइलेकुलर का अंदर इसमें 3 लीफ ट्रेसेस होते हैं, और 3 लीफ ट्रेस के साथ 3 लीफ गैप भी होंगे। इस प्रकार से ये मिलेसी, पॉलीगोनेसी में मिलते हैं। ट्राइलेकुलर टाइप की जो नोड होता है वो सबसे पहले मतलब प्रिमिटिव मानी गई, और इस प्रकार से और उन्हीं से ही ट्राई से फिर जब डाई, बाय और मल्टीनेकुलर और यूनिनेकुलर का निर्माण होता है। मल्टीनेकुलर के अंदर एक पॉइंट में एक लीफ के अंदर एक से अधिक लीफ ट्रेसेस मिलते हैं, जैसे वो चिनोपेडिसी में मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर समन्वय की क्रिया होनी होती है। तो ये होगा डाइकॉट्स। मोनोकॉट जो होता है, मोनोकॉट्स के अंदर भी प्राइमरी शूट बनता है, लेकिन उनके अंदर इस प्रकार के सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो वहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। समन्वय की क्रिया इसलिए वहाँ पर डाइकॉट से डिफरेंट होती है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिकतर हमने जैसे मोनोकॉट स्टेम में हम आगे जाके जब बेस स्टेम की बात करते हैं तो बेस स्टेम में देखते हैं कि वहाँ पर चाहे कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पित्त जो होता है वो विभेदित नहीं है, वो सारा का सारा वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही समन्वय बिखरे हुए हैं, सारे वहाँ पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। और वो वेस्कुलर बंडल भी होता है वो साइज जो होता है उनका अलग अलग होता है। वे सभी जो हैं वो शीर्ष से उधर तक तो मतलब प्राथमिक व्यक्तिगत स्टेंट्स बनाते हैं। इस प्रकार से उन स्टेंट्स को लीफ ट्रेसेस जो होती है, लीफ ट्रेस निकलते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर हमको मतलब यहाँ पर मतलब छोटे वेस्कुलर बंडल भी हैं, बड़े भी हैं। बाहर की तरफ जो है बड़े और अंदर की तरफ छोटे वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो उसी तरह से उनको वेस्कुलर सप्लाई मिलती है।
और इन सामान्यतः छोटे पुलों में अधिक संख्या में जितने वेस्कुलर बंडल छोटे होंगे उनको लीफ ट्रेसेस ज़्यादा निकलते हैं, उनको अधिक संख्या में लीफ बंडल निकलते हैं और इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल के स्टैंड एक सीधी रेखा में नहीं होते, क्योंकि छोटे और बड़े दो अलग तरह के वेस्कुलर स्टैंड्स होते हैं। प्रत्येक वेस्कुलर स्टैंड होता है कुछ लंबाई तक तो सीधे और बाद में केंद्र की ओर मुड़ जाते हैं। केंद्र में ये कुछ परिधि की ओर मुड़ते हैं। इस प्रकार के दौरान वहाँ पर कई सारे लीफ ट्रेसेस होते हैं और इस प्रकार से ये मोनोकॉट जैसे पाम फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में आदि में दिखता है। और जब आगे हम जाके देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो है, अगर वेस्कुलर बंडल के टाइप्स में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो डाइकोटिक लिटिल प्लांट्स होते हैं उनके वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन होते हैं, जबकि वेस्कुलर बंडल एक बीजपत्री के अंदर कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज होते हैं। थैंक यू।